Good morning students. In last class we study about Coulomb's law. Today we discuss about dielectric constant. ठीक है, देखो ये dielectric constant. What is the definition of dielectric constant? In the presence of the medium. In the presence of the medium, the number of times the force between two static charges is less than that the value. देखो कल आपने कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया था, उसके लिए फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा ये फोर्स अप्लाई हो रहा था जब आपने इस चार्ज सिस्टम को आपने कहाँ पे रखा था, एयर के अंदर रखा था। कहाँ रखा था? एयर के अंदर। ठीक है, when these two charges are placed in air then the force applied between these two charges is F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. When these charges are placed in medium then force is F is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square. ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? एयर में रखोगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा और जब मीडियम में रखोगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, आगे बात समझ। इसको आप बोलते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो एप्सिलॉन आर से। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? जब आप अब देखो यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा था, वो था एफ एयर। ठीक है, और ये था एफ मीडियम। जब मीडियम में रखा इन चार्जेस को तो फोर्स अप्लाई हुआ एफ मीडियम। ठीक है, अब आप ये बताओ जरा, थोड़ा सा सोचना इसको जरा, कि जब इन दोनों चार्जेस को एयर में रखोगे तब फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू मीडियम, क्योंकि उन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम आ गया। दोनों चार्जेस के बीच में क्या आ गया? मीडियम। तो जब दो चार्जेस को आप एयर में रखते हो तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज एफ एयर इज मोर एज कंपेयर टू द फोर्स एफ मीडियम। आगे बात समझ। तो यहाँ पे बोल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम, मीडियम की प्रेजेंस में द नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम द फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस इज लेस देन, मतलब एयर में जब चार्जेस रखे थे उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा था उसके कंपेयर में मीडियम में रखने पे कितना चार्ज, कितना फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच में कम लग रहा है, उसको आप कहते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे? एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर के लिए फॉर्मूला होता है, देखो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in the presence of air upon force between two charges in the presence of medium। ठीक, जब फोर्सेस को आपने एयर में रखा, फोर्स अप्लाई हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम, वो था आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो Q1 Q2 से ये Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और जब उसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बोलते हो आप परमिटिविटी ऑफ एयर, ये रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, आगे बात समझिए, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहां से देखो
यहाँ से क्या एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन कैलकुलेट कर सकते हो। एप्सिलॉन कैलकुलेट करोगे तब एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एक फॉर्मूला आपको ये मिलेगा। यस सर, आगे की बात समझो। अब देखना जरा यहाँ पे से आगे देखो, when two charges are placed in medium, then force F medium is equal to 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 upon r square। एप्सिलॉन की जगह रखो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, तो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो, यहां से मिलेगा आपको एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये देखो आपने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, दैट मींस एफ एयर है। ये क्या है? एफ एयर, फोर्स अप्लाइड बिटवीन चार्जेस व्हेन दीस चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर। तो एक फार्मूला मिल गया कि एफ मीडियम मतलब जब चार्जेस को आपने मीडियम में रखा तब इतना फोर्स अप्लाई होता है, एयर में रखा तब इतना। ठीक है, लोकेशन है सपोज ये चार्ज है Q1 है और ये क्या है Q2, R डिस्टेंस पे है। ठीक है, एयर में रखे इनके बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है सपोज 100 न्यूटन, और जब इन्हीं चार्जेस को आप रख दोगे कहाँ पे? मीडियम में। ये मीडियम में रख दिया मैंने, देखो Q1 हो गया और Q2। अब मीडियम कैसा भी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है सपोज कितना? 25 न्यूटन। ठीक है, तो एफ एयर तो है आपके पास कितना? 10 न्यूटन। एफ मीडियम है आपके पास कितना? 25 न्यूटन। अभी यहां से आपसे ये पूछा जाएगा देखो ये तो जब आपने एयर में रखा तब इतना फोर्स लग रहा था इन दोनों चार्जेस के बीच में, जब मीडियम में रखा तब इतना फोर्स लग रहा था। अब आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि भाई जब आपने इन चार्जेस को मीडियम में रखा तो जो मीडियम आपने काम में लिया उसके लिए परमिटिविटी क्या थी, इसके लिए परमिटिविटी क्या थी? तो परमिटिविटी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो एफ मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इनटू एफ एयर। परमिटिविटी आपसे पूछा, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। एयर में कितना फोर्स? 100 न्यूटन, मीडियम में कितना? 25 न्यूटन। कितना मिलेगा बोलो? 4। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर के लिए क्या वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये बात समझ आई कि नहीं बोलो? एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम के लिए परमिटिविटी कितनी थी? रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी? 4 थी। कर लोगे ऐसे? यस और नो? नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है सॉरी एक कंसेप्ट और है, क्या है वो? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, देखो let us consider two coordinate system. In this two charges are placed, that is q1 charge and that is q2 charge. Position vector of charge q1 is r1, position vector of charge q2 is r2 vector. ठीक है, and this distance between this, ठीक है, यहाँ पे लिखा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1 with respect to charge
Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R12 वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 with respect to charge Q1 is R21 वेक्टर। चार्ज Q1 का Q2 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगा, वो होगा R12 वेक्टर। Q2 के चार्ज Q2 के लिए Q1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगा, वो होगा R21 वेक्टर। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा R12 कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा R21 कैप। ठीक है, इधर चार्ज Q2 पे जो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1, पहले Q1 का देखो, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इसको आप लिखोगे F12 वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज 2। क्या होगा, ये सिस्टम पूरा का पूरा आपने एयर में कंसीडर किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस बोलो R12। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये तो फोर्स है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, आपने ये नोट कर दिया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है बोलो, R12 यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में R12 यूनिट वेक्टर। ऐसे ही आप निकालोगे क्या, चलो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, ये वेक्टर में ले लेना ना, स्क्वायर भी तो आएगा। हाँ देखो, यहाँ से इसको और सोल्व करोगे तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ये होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक, तो इसके लिए लिखोगे तो यहाँ पे ऊपर तो हो गया ये वेक्टर, अपॉन में आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है और ये मैग्नीट्यूड एक वैल्यू और है, तो इसको आप अच्छे से और लिखोगे तो यहाँ पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड होल क्यूब इनटू R12 वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे क्या बात समझ में यहाँ तक, फिर आगे देखो। इसी को थोड़ा और आगे लिखता है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, डायग्राम पढ़ा, ये चार्ज था Q1, ये चार्ज था Q2, पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, और R12 की डायरेक्शन ये थी। आप क्या लिखोगे बोलो, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। यहाँ से R12 वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होगा, तो यहाँ पे इस R12 की जगह आप क्या लिख देना, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और इसका क्यूब और मैग्नीट्यूड। ठीक है, इनटू में R12 वेक्टर, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लेना। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कैलकुलेट करोगे बोलो, ऐसे ही कैलकुलेट करोगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। लिखोगे तो Q2 चार्ज में फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो लिखोगे F2 किस चार्ज की वजह से, F1 चार्ज की वजह से। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन
यहाँ पे आएगा आपके, देखो R21 आना चाहिए यहाँ पे R12 था, देखो यहाँ पे 12 था तब यहाँ पे 12 लिया और यहाँ पे भी 12, यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे R21 वेक्टर क्यूब और मैग्नीट्यूड और यहाँ पे R21 वेक्टर है, ठीक है। इसको थोड़ा एक इक्वेशन और बढ़ा दो आप, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R 2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और मैग्नीट्यूड इनटू में R21 वेक्टर, ठीक है। ये वही इक्वेशन आपके टू। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलो इससे पहले एक इक्वेशन और लिखना, R12 वेक्टर होगा वो R21 वेक्टर के इक्वल होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो R12 और R21 है तो इक्वल बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, चाहे तो आप इस R21 की जगह माइनस R12 कर दो या इस R12 की जगह माइनस R21 कर दो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को चेंज करो, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्यूब और मैग्नीट्यूड इनटू में R12 की जगह मैं लिख रहा हूं माइनस R21 वेक्टर, इस माइनस को आगे ले आएंगे आप, आगे लेके आओगे तो यहाँ पे बनेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये इक्वेशन हो गई 4, ठीक है। आगे क्या बात समझ में बोलो, अब इस इक्वेशन पर इस इक्वेशन को चेक करो, कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मैग्नीट्यूड में चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तब भी वही बात रही, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन आएगा तो मैग्नीट्यूड अब प्लस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप 1/2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब और ये मैग्नीट्यूड में है, ठीक, और यहाँ पे R21 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे इस R1 माइनस R2 को मैंने R2 माइनस R1 को लिखा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में है। ये इक्वेशन और इक्वेशन चेक करना था, दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे तो है F21, यहाँ पे F12, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, बाकी सारी की सारी इक्वेशन सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 5, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5 आप लिख सकते हो F21 इज इक्वल टू माइनस F12, ठीक है। अगर आप यहाँ पे R21 के लिए वैल्यू रखोगे तो एक इक्वेशन आएगी F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, दोनों ही इक्वेशन क्या है, सही है। ऐसा रूल आपने पढ़ा या कहीं बोलो तो कहोगे यस सर, कहाँ पे पढ़ा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में। दीज फोर्सेस आर अप्लाइड, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है बट डायरेक्शन क्या अपोजिट, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, क्योंकि आपने जो यहाँ पे चार्ज कंसीडर किए थे दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज थे, तो पॉजिटिव चार्ज से तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, मतलब ये वाला फोर्स Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर। आगे बात समझो, यहाँ से कुछ कंक्लूजन है, देखो कंक्लूजन फर्स्ट तो है, व्हेन charges are placed in air then the force applied on the charges is more as compared to the forces as compared to the charges placed in medium. नेक्स्ट कंक्लूजन है कूलम्ब्स लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देख लो आप फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट।